जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इंडियन ज्योग्राफी पर होगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, इस समय हमने इंडियन ज्योग्राफी के कई सारे लेक्चर ले चुके हैं। दोस्तों यदि वो लेक्चर आप लोग ना देखे हों तो जाके ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा भारत की नदियों पर होगा। दोस्तों ये भारत की नदियाँ जो चैप्टर हमने चुना है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक या दो प्रश्न जरूर से ज़रूर प्रश्न देखने को मिल जाते हैं परीक्षाओं में। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए और अच्छे से समझिए और लास्ट में प्रश्न का आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा लेक्चर जो कि भारत की नदियों पे होगा। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि जो भारत की नदियां होती हैं ये एस्चुरी और डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्या बनाती हैं दोस्तों? एस्चुरी और डेल्टा का निर्माण करते हैं। अब हमारे माइंड में ये चल रहा है कि एस्चुरी किसे कहते हैं और डेल्टा किसे कहते हैं। दोस्तों एस्चुरी को हम हिंदी में ज्वार नद मुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ज्वार नद मुख बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में इसे एस्चुरी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम एस्चुरी के बारे में जानेंगे। एस्चुरी क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, परिभाषा समझिएगा। सागर तट पर स्थित आधा बंद, क्लियर है, खारे पानी का वह भाग जहां नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है, उसी को हम दोस्तों एस्चुरी बोलते हैं। तो समुद्र तट, अब यहाँ पर प्रश्न पहले हम लिख देते हैं। ये है बंगाल की खाड़ी। क्या है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी है, बढ़िया समझिएगा। और ये है अरब सागर। ओके, तो ये क्या है दोस्तों? अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी, और इधर दोस्तों हिंद महासागर है। क्लियर है नीचे? तो अब यहाँ बोल रहा है क्या? सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह भाग। अब यहाँ आधा बंद दिख रहा है दोस्तों, ये समुद्र तट ये है, आधा बंद, ये आधा बंद है, दिख रहा है ना? इस तरफ भी बंद है, इस तरफ बंद है, इस तरह, तो एक तरफ खुला है। तो आधा बंद, क्लियर है, सागर तट पर स्थित आधा बंद, क्लियर है, खारे पानी का वह भाग जहाँ पर नदियों का, क्लियर है, जहाँ पर नदियों के ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलते हैं, क्लियर है, उसी को हम एस्चुरी बोलते हैं। अब कौन कौन सी नदियाँ आकर इससे, यानी इसे बोलते हैं दोस्तों खंभात की खाड़ी के नाम से जानते हैं, ये भी जानते रहिएगा, खंभात की खाड़ी के नाम से। तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ आकर अपने जल को गिराती हैं? एक नदी का नाम लिख लेंगे दोस्तों, नर्मदा। एक एक करके हम सब के बारे में जानेंगे। दूसरी नदी दोस्तों कौन सी नदी है? जल्दी, ताप्ती नदी है। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। और तीसरी आपको मांडवी नदी को याद रखना है। तो ये ऐसी नदियां हैं दोस्तों जो आकर इस खंभात की खाड़ी में, यानी आधा बंद, क्लियर है, भाग पर जहाँ पर समुद्र की खारा पानी मिलती है, तो वहाँ पर अपने जल को गिराती हैं। कौन कौन सी नदियाँ? नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, क्लियर है। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्या करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं, क्लियर है। क्या बनाती हैं दोस्तों? एस्चुरी। तो माइंड में बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिएगा कि कौन कौन सी नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदियाँ क्या बनाती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। सिंपल सी भाषा में अगर हम जाने तो आपको ये चार दिशा दिख रहा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यानी कहने का तात्पर्य जितनी भी नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती हैं, यानी इधर इधर, वो सभी एक प्रकार से क्या बनाती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ऐसा आप एक ट्रिक के अनुसार याद कर सकते हैं। और जितनी भी नदियाँ पूर्व की तरफ बहती हैं दोस्तों वो डेल्टा का निर्माण करते हैं। एस्चुरी का मतलब समझ गए, किसी प्रकार का अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये तीन नदियाँ क्या बनाती हैं दोस्तों? और भी नदियाँ हैं लेकिन ये मुख्य नदियाँ इसलिए हम लोग बता रहे हैं। तो क्लियर है, ये क्या बनाती हैं दोस्तों? एस्चुरी अर्थात ज्वार नदमुख का निर्माण करते हैं। आइए अब हम जानते हैं डेल्टा किससे कहते हैं। क्या दोस्तों? डेल्टा किसे कहते हैं?
डेल्टा किससे कहते हैं, इसका पहले परिभाषा आप बिल्कुल भी अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। परिभाषा है नदी, क्या, नदी जहाँ सागर से मिलती है, नदी जहाँ सागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बट जाती है। क्लियर है, ये धाराओं में बट जाती हैं तो वह एक त्रिभुज के आकार धारण कर लेती हैं। क्लियर है, इसी क्षेत्र को हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मानूं जैसे ये नदी है, एक नदी ये बह रही है, दिख रहा है ना। अब ये नदी दोस्तों बह रही है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इधर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक नदी बह रही है, अब यहाँ का जो भूमि है थोड़ा ऊंचा है, इस तरफ का भूमि जो है दोस्तों ऊंचा है। अब जब ये नदियाँ आती हैं, देखते हैं ना बह रही हैं, तो ये कई धाराओं में बढ़ जाती है। देख रहे हैं ना, ये एक धारा इधर चली गई, एक धारा इधर चली गई, फिर एक धारा इधर चली गई, फिर एक धारा इधर चली गई, फिर एक इधर, फिर एक इधर, ऐसे कई धाराओं में बढ़ गई तो ये एक त्रिभुज के आकार को धारण कर लेती हैं। तो इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, डेल्टा। या आप अपने खेतों में जब पानी भरते होंगे तो देखिए जब खेत जो होता है ऊंचाई होती है, थोड़ा ऊंचा होता है, तो पानी देखिए कई दिशाओं में बढ़ जाता है, कई दिशाओं में बढ़ जाता है, तो इसी को हम डेल्टा बोलते हैं। तो इस तरफ का जितना भी इलाका दिख रहा है दोस्तों ये ऊंचाई है और इस तरफ जो है गहरा है, मतलब एक प्रकार से नीचे तल है। इसी कारण इधर पानी क्या हो डेल्टा नहीं बन पाती है क्योंकि नदियाँ मिट्टी को नहीं ला पाती हैं। और इधर दोस्तों ये लाते लाते क्या होती हैं, इसकी सारी मिट्टियाँ यहाँ पर समुद्र के किनारे छोड़ देती हैं, जिसके कारण से वो एक डेल्टा की आकृति का बन जाता है। क्लियर है। अब डेल्टा कौन कौन सी नदी बनाती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। क्लियर है, ये जितनी भी नदियां मैंने बताया ये सभी डेल्टा का निर्माण करते हैं। ओके, ये पॉइंट बिल्कुल भी आपको समझ में आ गया है, आशा है अब आपको किसी प्रकार का एस्चुरी और डेल्टा में दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों और भी पॉइंट्स हैं, आइए हम लोग समझते हैं। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और समझते हैं। अब हम जानेंगे क्या अपवाह तंत्र, क्या इधर लिखते हैं वहाँ दिखती नहीं है, क्या दोस्तों अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे कि अपवाह तंत्र क्या है। आइए हम लोग जानते हैं, यहीं लिख देते हैं अपने प्यारे से इंडिया के बीच में। तो अपवाह तंत्र क्या है समझिए। अपवाह तंत्र वह शब्द है, क्या अपवाह तंत्र वह शब्द है जो एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। क्लियर है, जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। क्लियर है, यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से जो छोटी छोटी नदियाँ धाराएं बनाकर आती हैं वो मुख्य नदी की सहायक नदी होती है। नहीं समझ पाए डायग्राम से, जैसे ये एक मुख्य नदी है। क्लियर है, ये क्या है दोस्तों, एक मुख्य नदी है। अब इस मुख्य नदी से बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आकर अपने जल को इसी में डाल रही हैं। देख रहे हैं ना, एक मुख्य नदी का निर्माण हो गया है, इसी को हम बोलते हैं अपवाह तंत्र बोलते हैं। यानी सिंपल भाषा में छोटी छोटी नदियाँ, क्या छोटी छोटी नदियाँ जब किसी बड़ी नदी में अपने जल को डालती हैं तो उसी क्षेत्र को, उसी तंत्र को अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। क्लियर है, तो अपवाह तंत्र भी क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट। लेकिन दोस्तों अपवाह तंत्र में हम एक और भी पॉइंट्स पढ़ेंगे कि अपवाह तंत्र जो होता है इसमें कौन कौन से तंत्र आते हैं। क्लियर है, ये भी हम लोग जानेंगे। तो इसको मिटाते हैं तो उसके बाद हम लोग अच्छे से समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। क्या अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं, एक होता है हिमालयी अपवाह तंत्र। पहला क्या होता है, हिमालयी अपवाह तंत्र, यानी ये जितनी भी नदियाँ हैं
होती हैं ऐसी नदियाँ जो हिमालय से निकलती है उसे हिमालयी अपवाह। दूसरा होता है प्रायद्वीपी अपवाह तंत्र। तो समझ में आया, ड्रेनेज सिस्टम अर्थात अपवाह तंत्र के दो भाग होते हैं, एक होता है हिमालयी अपवाह तंत्र, दूसरा होता है प्रायद्वीपी अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र में दोस्तों जैसे सिंधु नदी, क्लियर है, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, क्लियर है, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, हिमालयी अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में दोस्तों जैसे नर्मदा हुआ, ताप्ती हुआ, महानदी हुआ, गोदावरी हुआ, कृष्णा हुआ, कावेरी हुआ, ये सभी नदियां दोस्तों क्या होता है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में होता है। तो हिमालयी अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां होती हैं, जल्दी बताइए, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये हैं। प्रायद्वीपीय में नर्मदा, क्लियर है। दूसरा बताइए इसे, ताप्ती, ताप्ती नहीं, नर्मदा छोड़िए, नर्मदा हुआ दोस्तों, ताप्ती भी है, सही है, कि भले इधर बैठी है एचडी के में लेकिन ताप्ती है, क्लियर है। तीसरा है दोस्तों गोदावरी, चौथा है कृष्णा, पांचवा है महानदी, ऐसे मान सकते हैं, क्लियर है। तो कई सारी नदियां हैं जो क्या हैं दोस्तों, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, यानी दक्षिण भारत में जो भी नदियां बहती हैं ऐसे मान सकते हैं कि दक्षिण भारत में जो भी नदियां बहती हैं वो क्या है, नर्मदा, और उत्तर भारत में जो नदियां यानी ऊपर जो बहती हैं वो क्या है, कौन सी बताइए इसे, वो है हिमालय अपवाह तंत्र, क्लियर है, क्योंकि ऊपर ही हिमालय है। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आया। लेकिन आज की जो चर्चा होने वाली दोस्तों वो होगी हिमालयी अपवाह तंत्र पे होगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो अच्छे से समझिए, लास्ट तक बढ़िया से समझिएगा, और लास्ट में आपको प्रश्न भी मिलेगा, क्या प्रश्न भी मिलेगा आंसर देने के लिए, क्लियर है। तो चलिए हम बात करने वाले हैं आज, क्या बताइए लिखे, हिमालयी अपवाह तंत्र में किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, हिमालयी अपवाह तंत्र की चर्चा करेंगे। तो हिमालयी अपवाह तंत्र की चर्चा करने से पहले हम जानेंगे आज सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। 3 लेक्चर इस पे बनेगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनेगा, लेक्चर तो बन रहा है, क्लियर है। तो पार्ट 1 आज होगा, क्लियर है। आज कौन सा होगा दोस्तों, पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 में हम हिमालयी अपवाह तंत्र में सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सिंधु नदी तंत्र के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है मानसरोवर झील और सामने है राक्षसताल, इसे राक्षसताल झील के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है। दोस्तों हिमालयी नदी अर्थात में हम सिंधु नदी की बात करते हैं। जैसा कि जानते हैं दोस्तों सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है। 3 देश कौन कौन से हैं, एक तो जहाँ से निकलती है चीन, दूसरा दोस्तों कौन सा जल्दी, भारत, इंडिया का मैप दिख रहा है ना, दूसरा क्या है भारत, और तीसरा दोस्तों पाकिस्तान। तो सिंधु नदी 3 देशों से होकर क्या होती है, बहती है, क्लियर है। दोस्तों सिंधु नदी की जो लंबाई की बात करते हैं 2880 किलोमीटर है। तो सिंधु नदी की लंबाई कितना है, 2880 किलोमीटर है। ये बिल्कुल भी अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्लियर है। और सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है, कौन कौन से, चीन, भारत और पाकिस्तान। बांग्लादेश मत मारिए, क्लियर है, क्या है, पाकिस्तान। दोस्तों चीन के तिब्बत स्थित है, कौन, चीन के तिब्बत, यानी चीन के तिब्बत पर किसका कंट्रोल है, चीन का। तो चीन के तिब्बत स्थित कौन सा झील है, मानसरोवर झील, क्लियर है। मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है, क्लियर है। और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी, क्लियर है, भारत के लद्दाख के डेमचोक के पास। तो चलिए भारत के लद्दाख की डेमचोक, यहाँ कौन सा स्थान है दोस्तों, डेमचोक, क्लियर है। डेमचोक के पास ये कहाँ एंट्री करती है, भारत में प्रवेश करती है, ओके। तो डेमचोक के बाद क्या करती है, भारत में
प्रवेश करती है और आगे बहती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास, यानी ऐसे बहती हुई गिलगित से होते हुए, क्लियर है, दर्दिस्तान, क्या दोस्तों, दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। यानी यहाँ गिलगित है, फिर दर्दिस्तान से होते हुए ये पाकिस्तान में क्या करती है दोस्तों, प्रवेश करती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी, ये ऐसे बह रही है, ये है, जाकर अरब सागर में गिर जाएगी, क्लियर है। तो ये कौन सी नदी है दोस्तों, सिंधु नदी है। अब आपके माइंड में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सिंधु नदी का उद्गम दोस्तों तिब्बत स्थित है, क्लियर है, मानसरोवर झील के निकट या मानसरोवर झील से होता है। और यह नदी बहते हुए भारत के देमचोक के पास, लद्दाख के पास है, प्रवेश करती है और बहती हुई ये क्या होता है, गिलगित दर्दिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और बहते 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 ये जल कहाँ गिराती है, अरब सागर में गिरा देती है। ओके, अब किसी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस नदी की कुल लंबाई जैसा कि हमने बताया 2880 किलोमीटर, और ये अपने जल को अरब सागर में गिरा देते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है, भारत का वह कौन सा शहर ऐसा है जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, तो वो है लेह शहर। लेकिन सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, बाएं तट पर, ये भी पूछता है। तो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो देखिए ऐसे बन रहा है, क्लियर है, तो दायां इधर होगा, तो सिंधु नदी के दाएं तट पर दोस्तों लेह शहर बसा हुआ है। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। थोड़ा मैप में इधर उधर हो जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं कहाँ किस दिशा में लेके जा रहा हूँ, क्लियर है, थोड़ा हाँ समझिएगा आप लोग। हाँ, तो क्या होता है, भारत का लेह नगर यानी शहर किस नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले दोस्तों इसमें 5 प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती हैं। अब वो 5 प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं वो भी हम जान लेते हैं, क्लियर है, क्योंकि जानते रहेंगे तो हमारे लिए और भी आसान होगा, क्योंकि आगे हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। पहला है चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज। क्या है दोस्तों, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 नदियां ऐसी हैं दोस्तों जो किसकी, सिंधु नदी में अपने जल को गिरा देते हैं। अर्थात ये एक विशाल ड्रेनेज एरिया बनाता है, क्लियर है, यानी अपवाह क्षेत्र बनाता है। और ये मुख्य नदी में सारी नदियां मिलाकर इसके जल को अरब सागर में गिरा देते हैं। यानी कहने के चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज की जो जल है वो कौन, सिंधु नदी में जाकर ये सब मिल जाते हैं और ये अरब सागर में सारे जल गिर जाते हैं। ओके, ये पॉइंट जानते रहिए। अब हम जानेंगे दोस्तों अगला चेनाब नदी के बारे में जानेंगे। चेनाब नदी दोस्तों ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बिल्कुल जानते जाइए। ये सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, सिंधु की, क्लियर है। तो प्रश्न पूछता है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम बताइए, तो बताना है आपको चेनाब नदी। लेकिन प्रश्न ये है चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम दोस्तों हिमाचल प्रदेश के K12 लारादर्रा से। ये हिमाचल प्रदेश दिख रहा है आपको, यहाँ पर है K12 लारादर्रा, क्लियर है, लाचा दर्रा पे, या K12 लारादर्रा या लाचा दर्रा, कुछ भी लिखा रहता है, घबराइए। तो कहीं कहीं लारा भी लिखा रहता है, कहीं कहीं लाचा भी लिखा रहता है। तो K12 लारा दर्रे से ध्यान दी दोस्तों किस नदी का, बताइए, जैसे चेनाब नदी का उद्गम होता है। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में इस नदी को, यानी क्या, चेनाब नदी को, हिमाचल प्रदेश में इस नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, चंद्रभागा नाम से जाना जाता है, चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है 2 नदी, एक चंद्रा और दूसरा है भागा। चंद्रा और भागा 2 नदियों के संगम से किसका निर्माण होता है दोस्तों, चेनाब नदी का निर्माण होता है। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा बना देता हूँ, जैसे ये चंद्रा है
और ये भागा है। ये दोनों नदियाँ जब मिलती हैं तो चंद्रभागा कहलाती हैं। और चंद्रभागा कहाँ कहते हैं? सिर्फ हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के जैसे ही बाहर आती है तो इसे चेनाब नदी का नाम दिया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? चेनाब नदी को जाना जाता है। ओके, ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग में रखें। तो हिमाचल प्रदेश की नदी का निर्माण दो नदी चंद्रा और भागा से होता है। ये पॉइंट समझ में आ गया ना? चलिए आगे चलते हैं। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंध नदी में मिल जाते हैं। तो ये नदी यहाँ से निकली और ये बहते हुए कहाँ? पाकिस्तान में जाकर सिंध नदी में मिल जाते हैं। ऐसे बहते हुए मान लीजिए, क्लियर है? ये जाकर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में किस नदी से मिल जाती है? सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। ओके, ये दिक्कत मतलब अब आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पे एक पॉइंट इसमें ये रखना है, मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज, ब्यास नदियाँ आकर मिलती हैं। कौन कौन सी? झेलम, रावी, ब्यास और सतलज नदियाँ चेनाब नदी में आकर मिलती हैं। समझिए? तो किस नदी में आकर मिलती हैं दोस्तों? चेनाब नदी में आकर मिलती हैं। ये पॉइंट जानते रहिए। आइए हम जानते हैं अब अगली नदी के बारे में, अर्थात झेलम नदी के बारे में। किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? झेलम नदी। झेलम नदी का दोस्तों क्या है, आइए जानते हैं। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर के बेरीनाग झील से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? कश्मीर के बैरीनाग झील से होता है झेलम नदी का उद्गम। तो यहाँ हम लिख देते हैं झेलम नदी को कश्मीर के बैरीनाग झील से होता है। तो कश्मीर हम यहाँ ले लेते हैं, क्लियर है? तो कश्मीर के बैरीनाग झील से किस नदी का उद्गम होता है दोस्तों? झेलम का। तो ये ऐसे चल रही है, क्लियर है? और ये बहते बहते, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, कहाँ? चेनाब नदी में अपने जल को गिरा देते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये पॉइंट जान दिए, ये नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। यानी ये नदी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से निकलती है ऐसे बहते हुए 170 किलोमीटर, यानी ये ऐसे इसी सीमा पर बहती है। ये दिख रहा है ना? 170 किलोमीटर बहते हुए ये जाकर चेनाब नदी में मिलती है। यानी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान का सीमा बनाते हुए ये नदी जाकर सिंधु नदी में, चेनाब नदी में अपने जल को गिरा देती है। तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कश्मीर के, जल्दी बताइए, कश्मीर के बेरीनाग झील से होता है। क्लियर है? और यह 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान का सीमा बनाते हुए ये पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब में मिल जाते हैं। तो झंग के निकट दोस्तों ये चेनाब में मिल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट। अब हम जानेंगे दोस्तों रावी नदी के बारे में। रावी नदी का दोस्तों, ये नदी भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। तो हिमाचल प्रदेश का यहीं लिख देते हैं रोहतांग दर्रा। तो यही हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से दोस्तों किस नदी का उद्गम होता है? जल्दी बताइए। होता है दोस्तों रावी नदी का। क्लियर है? तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से किस नदी का उद्गम होता है दोस्तों? रावी नदी का उद्गम होता है। क्लियर है? अब दोस्तों रावी नदी का उद्गम होता है, तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ निकालते हैं नदी और इसको हम चेनाब में मिलाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से किस नदी का उद्गम होता है दोस्तों? जल्दी बताइए। रावी नदी का उद्गम होता है। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों। ये दोस्तों ध्यान दीजिए, रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब मिल जाते हैं। तो कश्मीर को भी टच करती है ये, कश्मीर और पंजाब, क्या? कश्मीर और पंजाब होते हुए दोस्तों ये कहाँ? पाकिस्तान के झंग के निकट मिल जाती है। किससे? चेनाब से। झंग लिख दे रहे हैं। क्लियर है? ये है पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब में मिल जाते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया? और भी पॉइंट्स है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब हम जानेंगे किसके बारे में दोस्तों? ब्यास नदी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? ब्यास नदी के बारे में जानेंगे दोस्तों। ये नदी भी ध्यान दीजिए, ब्यास नदी ध्यान दीजिएगा, ये भी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिके में सतलज में मिल जाते हैं। तो रोहतांग दर्रे से पंजाब के हरिके में दोस्तों, यहीं पर मान लीजिए पंजाब है,
अब यहीं से निकलती पंजाब के हरिके में किस नदी से मिल जाती है, जल्दी बताइए, सतलज नदी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों पहले हम जानेंगे सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है। क्लियर है, कहाँ से सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये जानना है ना। चलिए सतलज नदी के बारे में जानते हैं। सतलज नदी का जो उद्गम है दोस्तों, मानसरोवर झील के पास राकसताल झील से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों, मानसरोवर झील के पास राकसताल झील से होता है। क्लियर है। अब दोस्तों राकसताल झील आपको दिख रहा है और ये नदी बहते हुए, क्लियर है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे ऐसे जाकर, क्लियर है, जाते जाते क्या होता है, किसमें, चेनाब नदी में अपने जल को गिरा देती है सतलज नदी। दो नदियों का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट से होता है, एक सतलज और एक सिंधु। ये पॉइंट जान दीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं होता है। तो तिब्बत के राजस्थान से किस नदी का उद्गम होता है, सतलज नदी का। इसकी लंबाई कितना है, 1500 किलोमीटर, ये जानते रहे। चेनाब में मिलने से पहले इसमें ब्यास नदी आकर मिलती है। अब हम ब्यास नदी के बारे में जानेंगे तो समझ में आ जाएगा। दोस्तों जैसा कि हमने बताया, ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है और यह ब्यास नदी में ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश से कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिके में सतलज में मिल जाती है। तो अब देखिए, यही हम ब्यास नदी, ये सतलज हो गया। चलो यहीं पर अब जगह नहीं बन रहा, इसको मिटाते हैं, यहीं ब्यास है। तो यहीं से निकलती है और ये पंजाब के हरिके में, यहीं हरिके लिख देते हैं, हरिके में मिल जाती है किससे, सतलज नदी से। क्लियर है। तो ये देखिए सतलज नदी ये है, हरिके में मिल जाती है। क्लियर है। अब ब्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी भी हो गई है जिसका उद्गम भारत में और एक प्रकार से अपने जल को भी कहाँ, भारत में ही गिराते रहे, अर्थात सतलज में गिरा रहे। क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आया। और सतलज जो है ब्यास नदी के जल को लेकर चेनाब नदी में मिलाते रही है। ओके, ये पॉइंट दिक्कत अब आपको नहीं देगा। हरिके क्षेत्र में दोस्तों जो हमने ब्यास और सतलज नदी के संगम की बात की है, वहीं से देश की सबसे लंबी नहर निकलती है, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ये जानते रहिएगा, इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, बताइए दोस्तों। ये जहाँ पंजाब का हरिके है वहीं से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि ये सबसे ज़्यादा दोस्तों राजस्थान में बहती है। इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, लगभग 470 किलोमीटर। ध्यान, क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं आनो। दोस्तों एक पॉइंट और भी जानते रहिएगा, पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चेनाब नदी से मिलती है तब ये पंचनद का निर्माण करती है। तो यही सतलज नदी, क्लियर है, पाकिस्तान का बहावलपुर में जब चेनाब नदी से मिलती है तो यहीं पर दोस्तों पंचनद का निर्माण करती हैं, पंचनद नदी का निर्माण। अब ये 5 नदियाँ कौन कौन सी दोस्तों, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियाँ दोस्तों अब ये चेनाब के साथ होकर क्या हो रही हैं, जा रही हैं और पंचनद का निर्माण करते हुए सिंधु नदी में अपने जल को गिरा दे रही हैं। क्लियर है। तो ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए, अब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। 45 किलोमीटर तक ये 5 नदियाँ यहाँ एक होकर आगे बहती हैं, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। कुछ सिंधु जल समझौता हुआ था, वो भी हम लोग जानते हैं। क्लियर है। सिंधु जल समझौता, तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी दिमाग लीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था पानी को लेकर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पानी के वितरण के लिए 1960 में, कब, 1960 में पानी के वितरण के लिए 1960 में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुई थी। इस समझौते में ध्यान दीजिएगा, ये निर्णय लिया गया था 3 पूर्वी नदियाँ, क्लियर है, कौन, 3 पूर्वी नदियाँ। अब ये 3 पूर्वी नदियाँ कौन कौन सी है आप बता सकते हैं, वो है ब्यास, रावी और क्या, सतलज। कौन कौन सी, ब्यास,
रावी और तीसरा है सतलज। तो 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलज का नियंत्रण भारत को है। तो यानी इन 3 नदियों पर किसका नियंत्रण होगा दोस्तों? भारत पर होगा, इंडिया का होगा। और जो शेष 3 नदियां बच रही हैं जिसे हम पश्चिमी नदियों के नाम देते, दोस्तों इससे पश्चिमी और पूर्वी नदी ना, भले आपको दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा कि ये पूर्व से आ रही हैं, तो पश्चिमी। तो पूर्वी नदियां ब्यास, रावी, सतलज, ये याद रखी रहिए, क्लियर है? कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है। तो अब कौन सी शेष नदियां बच रही हैं बताइए? 3 पश्चिमी नदियां कौन कौन? सिंधु, चिनाब और झेलम। कौन कौन से? सिंधु, चिनाब और झेलम। ये 3 नदियों का कंट्रोल किसको दिया गया है? पाकिस्तान को दिया गया है। तो ये 1960 में समझौता हुआ। 3 पूर्वी नदियां ब्यास, रावी, सतलज पर इंडिया का नियंत्रण, पश्चिमी सिंधु, चिनाब, झेलम पाकिस्तान के नियंत्रण में होगा। तो ये दोस्तों हमारा प्यारा सा लेक्चर था, जो कि किस पे था दोस्तों बताइए? हिमालयी नदी तंत्र के सिंधु नदी तंत्र पे हमने चर्चा किया था। दोस्तों आप प्रश्न का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो दोस्तों प्रश्न आ रहा है, तो चलिए दोस्तों प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, वह कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करती है, वो भी 170 किलोमीटर की? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 है, देश की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? क्लियर है? तो इस तरीके दोस्तों ये हमारे 5 क्वेश्चन है। और छठा क्वेश्चन है, पंचनद। पंचनद किन किन नदियों को कहा जाता है? किन नदियों के संगम को कहा जाता है, ऐसे मान सकते हैं। क्लियर है? तो ये 6 नदियाँ 6 प्रश्न आपके लिए होमवर्क के तौर पे दिया है। आशा है प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।